प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा, जिसको वर्चुअली पीएम इसमें जुड़ेंगे और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अपनी तेज रफ्तार, सटीक टाइमिंग और बेहद लग्जरी सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन की डिमांड देश के सभी राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जिन ट्रेनों को पीएम रवाना करेंगे उनमें उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर अहमदाबाद रूट शामिल हैं। इन सभी रास्तों पर यात्रियों को साधारण ट्रेनों की तुलना में 2 से ढाई घंटे की बचत होने वाली है। इस समय जिन 25 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, उनमें कई रूट्स पर 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। इन 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों का रिस्पांस अच्छा है। रेलवे की योजना है कि अब 16 कोच के बजाय 8 कोचों की ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएं। फिलहाल आज होने वाले कार्यक्रम में सभी राज्यों के सीएम और राज्यपालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेने को कहा गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद उमा भारती अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण वाला कोटा चाहिए होगा, इसके लिए वो मांग अपनी सामने रखेगी। महिला आरक्षण बिल में मुखर रही बीजेपी सांसद उमा भारती के बिगड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बिल पर सहमति और दूसरी तरफ उमा भारती ने बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग की है। ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसमें महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर उमा भारती बेहद नाराज चल रही हैं। उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ टिकट देने की मांग उठाई है। कि मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो अभी टिकट में ही बिना इसके लिए आरक्षण की कहाँ जरूरत है। अगर आपने ज्यादा ओबीसी को टिकट दे दिया, ज्यादा एसटी को टिकट दे दी और उन सीटों पे दे दिया जो रिजर्व नहीं है, तो क्या दिक्कत है उसकी? उधर महिलाओं को ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून लागू होने के बाद आरक्षण की बात कही है। आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उमा भारती के बदलते तेवर पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एनआईए ने खालिस्तानी समर्थक और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अमृतसर और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के दौरान एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ी कार्रवाई की है। कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकाने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ में संपत्ति जब्त कर ली गई। एनआईए ने पन्नू के पंजाब स्थित घर और दूसरी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बता दें, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी आतंकी है। कनाडा के संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। एनआईए ने पन्नू पर इनाम घोषित कर रखा है। पन्नू पर आरोप है कि कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। पन्नू हिंदू समुदाय के लोगों को देश के खिलाफ भड़काता है। साथ ही पन्नू पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी या ईसाई के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के साथ उसके संबंध थे। साथ ही पन्नू ने गुरुद्वारे के बाहर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। पन्नू के खिलाफ भारत में राजद्रोह सहित कई मामले दर्ज हैं। 2017 से लेकर 2022 तक कुल 22 मामले दर्ज किए गए। आतंकवाद और देशद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हैं। ये सभी मामले सिर्फ पंजाब में दर्ज हैं। फोन से कैब बुक करना बेहद आसान है, लेकिन पंजाब के मोहाली से एक खबर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एक्चुअली, जहां आधी रात को कैब ड्राइवर ने मामूली सी बात को लेकर के अपने साथियों के साथ मिलकर जिसने कैब बुक की थी उससे मारपीट की है। ये रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मोहाली की हैं। आधी रात को सड़क पर सरेआम कुछ लोग एक युवक पर बेसबॉल और लोहे के रॉड बरसा रहे हैं। पूरी सड़क सुनसान है। वक्त हो रहा है रात के करीब 12 बजे का और एक शख्स को घेरकर कुछ लोग उसको लाठी डंडे और राड से पिटाई कर रहे हैं। दरअसल पीड़ित युवक एक सैलून चलाता है और काम खत्म होने के बाद उसने घर जाने के लिए कैब बुक किया था, लेकिन उससे पहले ही ड्राइवर ने बवाल करना शुरू कर दिया। तो ਜਦੋਂ मैं अपने रूम तो 5-7 मीटर दूर रह गया, उन्हें मेरे अगे 3 ਗੱਡੀਆਂ ला ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ।
सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी को देखकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने हालात पर काबू किया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना बीते बुधवार यानी कि 20 सितंबर की रात की है। सभी हमलावर अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद प्रशासन आरोपियों की तलाश कर रहा है। बिहार के नवादा जिले में कुछ ही देर की बरसात ने लोगों को वहां पर बेबस कर दिया है। देखिए, सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं की पोल खोलकर सामने रख दी है। मरीज से लेकर के अस्पताल प्रशासन तक सिस्टम की मार के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। लबालब पानी के बीचों बीच स्ट्रेचर पर जाते मरीज, तालाब में तब्दील हुआ दवाखाना, एक्सरे और जांच रूम बना दरिया, और पानी के बीच परेशान होते मरीज और तीमारदार। तस्वीरें बिहार के नवादा जिले की है जो सिस्टम की पोल खोल रही हैं। सुशासन बाबू के राज में स्वास्थ्य महकमे की हकीकत बयां कर रही हैं। हाईटेक और बेहतर सुविधाओं का ढोल पीटने वालों की कलई खोल रही हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अस्पतालों की काया पलट प्लान पर मानो कालिक पुत गई और प्लान 60 पूरी तरह से फेल हो गया है। मरीज लेके आए हैं, खाली नाला का पानी है, इस पर कोई नीतीश जी का अथी नहीं है। खाली कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल अथी सुधार करेंगे। मरीजों के परिजन तो परेशान हैं ही, अस्पताल के अंदर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी अस्पताल की बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अक्सर जनता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। देखिए, चुनाव से पहले वर्ल्ड बैंक ने तगड़ा झटका दिया है। आम चुनाव की बात तो दूर की बात है, वहां जिस तरीके से गरीबी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लोगों को चिंता है कि रोजी रोटी कैसे मुहैया हो पाएगी। चुनाव की बात कौन करे। जिन्नालैंड एक बार फिर कंगाली की कगार पर खड़ा है। दुनिया के प्रमुख मंचों पर बार बार कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग भीख मांगने की कगार पर हैं। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। सिर्फ $5 अरब बचे हैं। एक साल में कर्जा 24.2% बढ़ा। कुछ महीनों में $30 अरब का कर्जा चुकाना है। अगर नहीं चुकाया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। विश्व बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी एक साल में तेजी से बढ़ी है। गरीबी एक साल के अंदर 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई। पाकिस्तान में प्रतिदिन 3.65 अमेरिकी डॉलर आय स्तर को गरीबी रेखा माना जाता है। इसके मुताबिक लगभग 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है। जाहिर है पाकिस्तान के सामने कई आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे में चुनाव से पहले विश्व बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की है। देखिए, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल स्टेडियम में आज मोटो जीपी का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। बहुत ग्रैंड ओकेजन है और इसमें पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर आप रफ्तार और रोमांच के शौकीन हैं, हाई स्पीड बाइक चलाने का शौक रखते हैं, तो यूपी के नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपका इंतजार कर रहा है। दरअसल भारत में पहली बार आयोजित हो रही मोटो जीपी रेस का आज ग्रैंड फिनाले है। मोटो जीपी के लिए दीवानगी का आलम यह है कि 800 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक की कीमत के टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं। इस बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में 4.5 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर के 200 देशों में इसका सीधा प्रसारण होने जा रहा है। विदेशी खिलाड़ियों को मोटो जीपी का ट्रैक भी पसंद आ रहा है। कल हुई बारिश से रेस का मजा 2 गुना हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज मोटो जीपी का फिनाले देखने आ रहे हैं। इंटरनेशनल रेस के इस इवेंट को भव्य और सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इवेंट के आयोजन के साथ साथ योगी सरकार इसके जरिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं भी तलाशने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाना है इंदौर में। लेकिन देखिए, दोपहर 1:30 बजे के बाद से मैच की शुरुआत हो जाएगी। 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, लेकिन खराब मौसम से फैंस की चिंताएं बढ़ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 6 साल बाद इंदौर के इस मैदान पर आमने सामने होंगी। 22 सितंबर को मोहाली में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।
पहले वनडे में गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकती है। दाएं हाथ के गेंदबाज जोश हेजलवुड और स्पिनर तनवीर सांघा की एंट्री आज के मैच में हो सकती है। तो वहीं केएल राहुल की अगुवाई में टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के साथ आज के मुकाबले में उतर सकती है। इंदौर में टीम इंडिया की जीत का रिकॉर्ड 100% का है। उस लिहाज से इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना से मैच में उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम की नजर इस सीरीज की जीत पर है। और देखिए, इटली के जंगलों में 3 दिन से भीषण आग लगी है। बुझाने की कवायद जारी है। हवाई टैंकर्स जिसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने की कोशिश कैसे की जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। इटली के कई इलाकों में जंगल में लगी भीषण आग से तबाही मची है। यहाँ जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। पिछले करीब 60 घंटों से आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जद्दोजहद में जुटी है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें इटली के उत्तरी सिसला की हैं, जहाँ जंगल में भीषण आग पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकर वाले हवाई जहाज की मदद ली जा रही है और आसमान से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आग के कारण कई इलाकों में आवाजाही बंद कर दी गई, तो हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया। आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक आग नहीं बुझाई जा सकी। आसपास रहने वाले लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। पलेर्मो और मैसना के जंगल में आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की करीब 300 से अधिक गाड़ियां मौके पर जुटी हैं। जंगल की आग, झुलसाती गर्मी और बाढ़ से डूबते शहर की घटनाएं दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा आज दोनों ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी आज दोपहर में होनी है और फिर शाम को रिसेप्शन रखा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड के जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा कुछ ही घंटों के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। शादी राजस्थान में झीलों के शहर कहे जाने वाले उदयपुर के लीला पैलेस में हो रही है। दूल्हा यानी कि राघव चड्ढा के रुकने का इंतजाम लीला पैलेस से 400 मीटर दूर लेक पैलेस में किया गया है। राघव बारातियों के साथ बोट पर बारात लेकर लीला पैलेस पहुंचेंगे। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से झील के कोने कोने पर 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। शादी की तस्वीरें बाहर न जाएं, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। होटल में एंट्री करने वालों के मोबाइल कैमरे पर ब्लू कलर का टेप चिपका दिया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में होने जा रहे इस रॉयल वेडिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक देश के कई राजनेता शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां भी शादी में शरीक हो रही हैं। देखिए, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी मामले में नया एंगल आ गया, नया मोड़ आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष अब भी बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर सियासी घमासान थमता नहीं नजर आ रहा। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको न तो हम आपको सुना सकते हैं और न ही शब्दों में बता सकते हैं। बिधूड़ी का ये ऐसा बयान था जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। ये तो मतलब निकृष्ट कोट की गाली है, सांप्रदायिक गाली। उस पर देश की चुप्पी, आम जनता बोल रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वही मानसिकता है जो प्रतिबिंबित हुई। और ये और दुखद इसलिए है क्योंकि जिस वक्त लोकसभा में ये गाली दी जा रही थी, वहां से महज 150-200 फीट की दूरी पर राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। इनके बहुत से नेताओं में ये होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा टॉर्चर करेगा, वही उतना बड़ा भाजपा का नेता होगा। मुसलमान को एक मजबूर, लाचार, एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल, एक एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बना दिया है। बिधूड़ी की टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से तो हटा दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि बीजेपी के कुछ सांसदों ने बिधूड़ी के बयान को गलत बताया, लेकिन कुंवर दानिश अली पर सवाल उठा दिए। रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं, जनता वोट मोदी जी को देती है। विधूड़ी ने गलती की है तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी उनके खिलाफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं, उस लोकसभा के अंदर सबसे अधिक टीका टिप्पणी गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है दानिश अली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दानिश अली पर कई आरोप लगाए हैं, जिनके आरोपों पर अब दानिश अली ने जवाब दिया है। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते थे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी। दरअसल मामला सुर्खियों में कैसे आया, ये भी जानना जरूरी है। 21 सितंबर को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर बीएसपी सांसद दानिश अली पर लोकसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर खेद जताया था। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को सदन में मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी थी। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटवा दिया था। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस पर 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए। 22 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात कर गले लगाया। कांग्रेस, एसपी, एआईएमआईएम समेत कई दलों ने रमेश बिधूड़ी को संसद से बर्खास्त करने की मांग की है। रमेश बिधूड़ी पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और जरा सी भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर है तो अपने इस सांसद के खिलाफ, एक बददिमाग सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें और जो भाषा बोली गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये तो इसलिए ज्यादा बात उजागर हो गई क्योंकि ये पार्लियामेंट में कही गई, इसलिए बात उजागर हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी की सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर है कि इशारा करते हैं अपने लोगों को, या लोग समझते हैं कि ये बीजेपी का इशारा है इसलिए ऐसी बात करते हैं? लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान अपने एक बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने उदय भान पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। अब उदय भान ने क्या कहा और बीजेपी किस तरीके से उदय भान को घेर रही है, इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि अपमानजनक टिप्पणी की गई है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इसी को लेकर उदय भान अपने ही शब्दों को लेकर, अपने ही बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान, जिसको लेकर के मामला पूरा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में जो बयान सामने आ रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरे आरोप हम आपको बताएंगे। उदय भान ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर सियासत में इतनी ज्यादा हलचल तेज हो चुकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा उदय भान की तरफ से क्या बयान दिया गया, क्या कहा गया, क्या वो शब्द थे जिन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है? और इसी के साथ ही आपको यह भी बताएं कि राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। उदय भान के इस बयान के बाद रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर भी राजनेताओं की तरफ से इस बात को लेकर टिप्पणी की जा रही है, प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। क्या कह रहे हैं उदय भान, इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। जो पत्री को छोड़ दे, कहो से क्या बोलोगे आप? कहोगे क्या कहोगे? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का ये वो बयान है जिसने सियासी उबाल ला दिया। दिल्ली में अभी रमेश बिधूड़ी के बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि उदय भान ने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम खट्टर पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है? जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी। इसमें क्या होगा, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये भी जो ना आप उसकी बात कर रहे हो, चलो मैं मान लेता हूँ उस बात का। नहीं, कोई गाली दे दी क्या? कोई अपशब्द कहें क्या उनके लिए? उस एमपी की भाषा और ये भाषा को एक है।
अगर मेरे से कोई गलत बयानी होती है तो मैं माफी मांग लेता। उदयभान का बयान सामने आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कांग्रेस को घेरते हुए जवाब दिए। उन्होंने लिखा, परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के लोग जवाब देंगे। उदयभान पर हमले यहीं नहीं रुके। बीजेपी नेता उन्होंने घेरते हुए कांग्रेस पर कई आरोप मढ़ दिए। तो खग ही जाने खग की भाषा। तो मौत का सौदागर जी जब सोनिया जी ने कहा तो गुजरात से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, खाता ही नहीं खुलता है। देश पे जिसने 55 साल राज किया अब उनकी संख्या 40-50 के बीच में घूमती है। आगे और देखिए क्या होता है। देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया। उन्होंने कहा कि हम परिवार ना बसा के, अपना परिवार ना आगे चला के, हम ये जीवन जो है ये हम भारत माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्वार्थी लोगों की समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। ये इनके जो दिमाग है, इनका दिमाग तो केवल अपने तक, अपने परिवार तक, भ्रष्टाचार तक, वहीं तक ही है, पक्षपात तक वहीं तक है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गलत बताया और माफी मांगने की नसीहत दी। देखिए, सभी को निजी जिंदगियों में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका एक पारिवारिक जीवन है और एक उनका पब्लिक उनका काम है। तो जो पब्लिक डिसीजंस लेते हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हों, उनके इशू बेस्ड अगर डिस्कशन हो तो ठीक है, पर अगर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो ये कहीं भी ठीक नहीं है और उससे रेजिस्ट करना चाहिए और जिसने ये किया है उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उदयभान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो हरियाणा के होडल से 4 बार विधायक रहे। उदयभान क्रिप्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2019 में उदयभान को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी गई। मामला बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान को हरियाणा में आम भाषा बताई। उन्होंने दावा किया कि वो रैलियों में ऐसी ही बातें करते रहे हैं।